तो फिर से इसको समझ लेते हैं। तो ये तो है ए बी बाई डी, कंस्ट्रक्शन से ए बी बाई ए एक्स इक्वल टू ए सी बाई ए वाई हुआ, और यहाँ पर जब हम डी से ए बी बाई ए एक्स और ए सी बाई ए वाई लिए तो ये रेखा इसके समांतर हो गई। तो जब समांतर हो गई तो ये कोण इस कोण के बराबर संगत कोण, ये कोण इस कोण के बराबर संगत कोण। तो इसका मतलब यहाँ दो त्रिभुज ऐसे निकल रहे हैं, ए एक्स वाई और ए बी सी, जिनके संगत कोण बराबर हैं। और जब संगत कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं ए बी बटे ए एक्स बराबर ए सी बटे ए वाई और बराबर बी सी बटे एक्स वाई। अब हम इस रिलेशन को और ये रिलेशन, इसको हम 2 नंबर तो इसको 1 नंबर दे देते हैं। रिलेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, अगर तुलना करेंगे तो तुलना करेंगे, देखेंगे ए बी बाई डी है तो डी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी तो ए एक्स दोनों बराबर हैं आपस में बाई कंस्ट्रक्शन। और ए सी बाई ए वाई यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए वाई ही का जो वैल्यू है वो डी एफ के लेंथ के बराबर है। और इक्वल टू बी सी बाई ई एफ था, यहाँ बी सी बाई एक्स वाई, तो दोनों की तुलना करने पर ई एफ का मान एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। तो 1 व 2 की तुलना करने पर एक्स वाई इक्वल टू ई एफ। बस यही वो एक पॉइंट है जहाँ पहुँचने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? जब एक्स वाई ई एफ के इक्वल है तो दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम हो गए तो ये वाला जो कोण होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। लेकिन ये कोण ऑलरेडी इस कोण के बराबर है, तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया। 2 त्रिभुजों के 2 कोण बराबर, तो तीसरा कोण अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो अब त्रिभुज ए एक्स वाई व त्रिभुज डी ई एफ में, तो ये तो हम लोग समझ रहे हैं ए एक्स इक्वल टू डी ई है और ए वाई इक्वल टू डी एफ है और एक्स वाई इक्वल टू ई एफ है। तो भू 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 यानी भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए एक्स वाई सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के, यानी कोण ए कोण डी के बराबर, कोण एक्स कोण ए एक्स वाई बराबर कोण डी ई एफ और पहले के रिलेशन से ये दोनों बराबर, जो कि समांतर था, बराबर कोण बी। और इसी प्रकार कोण एफ कोण ए वाई एक्स बराबर कोण डी एफ ई यानी कोण एफ, और कोण एफ कोण सी के बराबर है, बराबर कोण सी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों ही त्रिभुजों में तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। कोण ए कोण डी के बराबर, यानी ये वाला इसके संगत कोण, ये वाला इसके हो गया और ये इसके हो गया, तो बराबर हो गए। इससे सिद्ध हुआ कि दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए दोनों चीज़ें साथ साथ होना जरूरी है कि एक तो त्रिभुज के अंतःकोण बराबर हों और जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हों। और यहाँ पर अगर हम अंतःकोण को बराबर लेकर चलते हैं तो देख रहे हैं भुजाएं समानुपाती हो जा रही हैं, और भुजाएं जब समानुपाती लेकर चलते हैं तो अंतःकोण बराबर हो जा रहे हैं, यानी दोनों को मिलाकर ही हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और तीसरे वाले में गिवन में ये ए बी सी, यहाँ एक्स वाई कंस्ट्रक्शन द सेम कंस्ट्रक्शन, डी ई एफ, और थर्ड वाले में गिवन है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और ये दिया हुआ है ए बी बाई डी, यानी गिवन में हम लिख सकते हैं गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और ए बी बाई डी दोनों भुजाएं जिस इस कोण से लगी हुई दोनों भुजाएं, ये और ये
ये और ये समानुपाती हैं, यानी एक ही अनुपात में है। ए बी बटे डी इक्वल टू ए सी बटे डी एफ, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि ये समरूप होगा, यानी समरूप सिद्ध करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि एक कोण बराबर है, बाकी दोनों कोण भी आपस में बराबर दिखा देंगे तो समरूप सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि पहले वाले, अब जो कोण बराबर दिखा देंगे तो पहले प्रमेय से भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, और अगर हम भुजाओं को समानुपाती से दिखाते हैं तो उसके पहले जो प्रमेय है उससे अंतर कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन हमने किया था, यहाँ AX यहाँ लिख दें रचना। एक चीज़ और सिद्ध करना है, कोण B इक्वल टू कोण E और कोण C इक्वल टू कोण F, ये सिद्ध करना है। तो रचना AX बराबर D और AY बराबर DF काटा। उपपत्ति में हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, इस त्रिभुज AXY और DEF में, त्रिभुज AXY एंड त्रिभुज DEF में AX इक्वल टू D, AY इक्वल टू DF, कोण X कोण A बराबर कोण D, तो हम लिख सकते हैं भू को भू, तो इसका मतलब भू को भू अभिगृहित मतलब भू को भू जो शर्त होता है, अभिगृहित न करके इसको भू को भू सर्वांग समता से, त्रिभुज AXY DEF, त्रिभुज AXY सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। तो सर्वांगसम हुआ, चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने AX बराबर ये दोनों सर्वांगसम ले लिया, तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये इसके बराबर हो गया, और XY उसके बराबर हुआ। तो यहाँ हम देख रहे थे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो ये कोण, दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। और यहाँ दे दिया है AB बाई DE, ये पहले गिवन था, इक्वल टू AC बाई DF। तो DE के जगह AX लिख दें, AB बाई AX इक्वल टू AC बाई AY। तो थेल्स थ्योरम के विलोम से, तो BPT के विलोम से XY BC के समांतर हो गया। तो जब समांतर हो गया तो ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, और ये कोण इस कोण के बराबर, और ये कोण पहले से इस कोण के बराबर सिद्ध किए थे सर्वांग समता में, और ये कोण इस कोण के बराबर, ये इस कोण के बराबर, तो ये दोनों कोण ये कोण आपस में बराबर हो गए। तो ये XY समांतर BC, तो अर्थात तो इस प्रकार कोण AXY इक्वल टू कोण ABC, ये ऐसा क्यों? संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण। और एंगल ABC वो, यानी चूंकि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो एंगल ABC कोण DEF के बराबर हो जाएगा। फिर से एक बार, अभी हम लोगों ने ये समांतर सिद्ध किया है इसको कि ये समांतर होगा, तो समांतर होने से ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, और ये कोण इसके पहले सर्वांग समता से इसके बराबर है, तो इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ये कोण इसके बराबर दिया था,
ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण ये इसके बराबर हो जाएगा, ABC बराबर DEF, और कोण BAC बराबर कोण EDF। ये तो पहले से दिया था, ये सिद्ध हुआ, और तीसरा कोण, जब दो कोण बराबर है तीसरा कोण बराबर होगा ही। तीसरा कोण ACB बराबर कोण DFE, यानी तीनों कोण अलग अलग बराबर एक दूसरे के सिद्ध हो गया।